हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए हम लोग पॉलिटी के नेक्स्ट वीडियो प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रारंभ किया था अपने जीएस के एक विषय के रूप में। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में प्रस्तावना को देखा था, संविधान की प्रस्तावना। आज हम लोग राज्य व्यवस्था देखेंगे, पॉलिटी, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि किसी देश की राज्य व्यवस्था कैसी होती है और राज्य व्यवस्था किस तरीके से चलती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। राज्य व्यवस्था में सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है सबसे पहले कि राज्य क्या है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि राज्य कोई देखने लायक वस्तु नहीं जिसको आप देख सकते हैं। राज्य कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। राज्य एक अमूर्त अवधारणा, एक विचारधारा है। राज्य क्या होती है? तो राज्य अमूमतः किसी देश की समग्र राजनीतिक संरचना है। जैसे उस देश की सरकार कैसी है, उस देश की नौकरशाही कैसी है, उस देश की न्यायपालिका कैसी है, इत्यादि इत्यादि। जैसे मान लीजिए किसी देश की सरकार है, लोकतांत्रिक है, अध्यक्षीय है, कम्युनिस्ट साम्यवादी है, या फिर पूंजीवादी, जिस प्रकार की सरकार व्यवस्था है, चाहे तानाशाही है, राजतंत्र है, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार के तहत आएगी। नौकरशाही, जो वहाँ काम करने वाले अधिकारी वर्ग हैं। इसी तरह ये सारी राजनीतिक संरचनाएं मिलकर किसी देश की राज्य व्यवस्था कहलाती है। आगे हम समझे तो किसी राज्य के राज्य होने की शर्त है कि उसकी अपनी एक भूभाग होनी चाहिए, अपनी जियो पॉलिटिकल एरिया होनी चाहिए। जियो पॉलिटिकल एरिया मतलब अपना एक फिक्स भूभाग हो। अब कोई खड़े खड़े नहीं कह सकता कि हम नया राज्य है यहाँ पर। नया राज्य होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए भूभाग, अर्थात जमीन, जहाँ उस क्षेत्र, जो उसका निश्चित क्षेत्र हो, उसमें किसी और की दखल अंदाजी नहीं हो। फिर वहाँ एक अवश्य जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या होना आवश्यक है, वरना यदि व्यक्ति नहीं हो तो देश कैसा। व्यक्ति का होना तो अनिवार्य है। उसी प्रकार उसकी अपनी सरकार हो और उसकी अपनी सॉवरेनिटी हो, अर्थात संप्रभुता हो। संप्रभुता से क्या तात्पर्य है? संप्रभुता से तात्पर्य है कि वह राज्य अपने देश के अंदर लेने वाले निर्णयों में स्वायत्त हो, उसे किसी की बात मानने की आवश्यकता ना हो, किसी देश या किसी दूसरे जगह के लोगों से प्रभावित ना होकर वह अपने राज्य के बारे में वहां की सरकार स्वयं निर्णय ले सके। ऐसा संप्रभु भूभाग या जनसंख्या युक्त सरकार वाला क्षेत्र ही राज्य कहलाएगा। समझ गए आप लोग? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसी राज्य को चलाने के लिए हमें शासन के 3 भाग चाहिए। अब शासन के 3 भाग आप लोगों ने मेरा शॉर्ट्स वीडियो में देखा होगा कि कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। शासन के अंग जो है सो किसी देश के 3 प्रकार के होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। अब विधायिका से तात्पर्य है जो वहाँ के व्यवस्था के लिए कानून बनाए, उस देश की व्यवस्था किस प्रकार चलेगी उसके लिए जो संस्था कानून बनाए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं विधायिका क्या है? एक कानून निर्मात्री संस्था है। क्या है दोस्तों? कानून निर्मात्री संस्था, अर्थात कानून का निर्माण करने वाली संस्था। और कार्यपालिका क्या करेगी? तो इसी कानून को लागू करेगी, अर्थात यह क्या करेगी? कानून को लागू करेगी। ठीक दोस्तों। और इसी तरह देखिए न्यायपालिका। न्यायपालिका जब कानूनी विवादें हो जाती हैं, मान लीजिए कानून के लिए कोई विवाद हो, उन कानूनी विवादों का निपटारा कौन करेगी? वह करेगी आपकी न्यायपालिका। तो ध्यान रखिएगा, कानूनी विवादों का निपटारा कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। हमने समझा शासन के अंग। तो अब शासन के अंग में कार्यपालिका। कार्यपालिका किसी देश के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है राजनीतिक, एक होती है अस्थाई, अर्थात एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है अस्थाई होती है। अस्थाई और पॉलिटिकल में, राजनीतिक में यह फर्क है कि राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है वह एक तय अवधि के लिए होती है। तय अवधि मतलब जैसे मान लीजिए भारत की सरकार है, तो भारत में जैसे सरकार है तो मान लीजिए कितने समय के लिए? भारत में लोकसभा का चुनाव होता है तो 5 वर्ष के लिए होती है क्या? तो ये 5 वर्ष की तय अवधि के लिए राजनीतिक कार्यपालिका आती है। जैसे प्रधानमंत्री है, उनके साथ अन्य सदस्य जो भी है, संसद लोग हैं, तो वो 5 वर्ष के लिए होते हैं। तो वो तय अवधि के लिए है, वह एक समय के बाद फिर चुनाव होता है तो हट जाती है। जैसे मंत्रिमंडल किसी देश की, कैबिनेट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो राजनीतिक कार्यपालिका। जबकि अस्थायी कार्यपालिका का एक अपना प्रोसेस होता है, एग्जाम वगैरह दे के ये लोग सरकारी सर्विस में आते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं और वहाँ पे अस्थायी रहते हैं लगभग। इनकी चुनाव उनाव नहीं होती, ये अपना मेरिट पर यहाँ आते हैं और ये सरकार के सारे कार्यक्रम या नीतियों को अमली जामा पहनाने का कार्य करते हैं, किसी देश की नौकरशाही या फिर अधिकारी तंत्र। अब राजनीतिक कार्यपालिका क्या है? तो राजनीतिक कार्यपालिका के 2 प्रकार हैं। एक है अध्यक्षीय कार्यपालिका, 4 प्रकार हैं राजनीतिक कार्यपालिका के। एक है अध्यक्षीय कार्यपालिका, अर्थात प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। अगला है संसदीय कार्यपालिका, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। फिर है दोहरी कार्यपालिका, डुअल एग्जीक्यूटिव। फिर है बहुल कार्यपालिका, तो प्लूरल एग्जीक्यूटिव।
तो अध्यक्षीय कार्यपालिका को हम समझने का प्रयास करते हैं। ये मैंने इसलिए डॉट दे के छोड़ दिया क्योंकि ऊपर इससे निहित है कि हम लोग कार्यपालिका समझेंगे, इसका मतलब ठीक, इसको कार्य ना समझें। तो इसका मतलब होता है, अध्यक्षीय कार्यपालिका का मतलब होता है किसी देश में यदि अध्यक्षीय कार्यपालिका हो, अर्थात वह प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव से चलता हो, तो उस देश के कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। उस देश के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और उसका चयन जनता द्वारा किया जाएगा सीधे सीधे। और जनता द्वारा चयन किया जाएगा तो जनता उसका चयन करेगी निर्वाचक मंडल के माध्यम से, इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से। यहाँ पे तो जगह नहीं है, इसको हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। इसका चयन होगा निर्वाचक मंडल के माध्यम से, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हम लोग किसी दिन राष्ट्रपति के चुनाव पर भी चर्चा करेंगे जब राष्ट्रपति वाला टॉपिक आएगा। अभी फिलहाल यही समझते हैं कि निर्वाचक मंडल मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से राष्ट्रपति का चयन सीधे सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। और यहाँ कार्यपालिका जो है वो विधायिका से स्वतंत्र होगी। जैसे अमेरिका में, एग्जाम्पल में भी मैंने लिख दिया अमेरिका, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति के साथ जैसे जो विदेश मंत्री होते हैं, या फिर मान लीजिए सुरक्षा सलाहकार वगैरह होते हैं, या फिर आप मान सकते हैं जैसे कि राज्य मंत्री बोले, सर रक्षा मंत्री हो गए इत्यादि। ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसको अपने कार्यपालिका से चुने, राष्ट्रपति उसको अलग से भी चुन सकते हैं। वह जरूरी नहीं है विधायिका से संबंधित हो, विधायिका से संबंधित होने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि भारत जैसे देश, भारत और इंग्लैंड जैसे देशों में जहाँ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है, संसदीय कार्यपालिका है, यहाँ पर कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। चुने तो ये भी जनता के माध्यम से जाते हैं, हालांकि ये जनता के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, क्योंकि यहाँ सांसदों का चुनाव होता है और जिस पार्टी का, जिस दल का बहुमत होता है उसका नेता ही अक्सर प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ जो है कार्यपालिका क्या होती है, यहाँ की जो कार्यपालिका होगी अर्थात कैबिनेट, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये सारे जो होते हैं ये विधायिका से ही चयनित होंगे, विधायिका से ही लिए जाएंगे, किसी अन्य जगह से नहीं। यदि अन्य जगह से लिए भी गए, जैसे हमारे वर्तमान के विदेश मंत्री एस जयशंकर, तो इन लोगों को 6 महीने के अंदर चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से जनता से चयनित होकर आना पड़ता है, चाहे राज्यसभा के माध्यम से आए या लोकसभा के माध्यम से आए। तो ये दोहरी, ये हम लोग संसदीय कार्यपालिका देख रहे थे, अब दोहरी कार्यपालिका समझते हैं। तो दोहरी कार्यपालिका मतलब किसी देश में कार्यपालिका का ऐसा सिस्टम जहां कार्यपालिका प्रमुख 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, और दोनों के बीच शक्ति का समान बंटवारा होता है। किसी एक के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है, जैसे फ्रांस में, ठीक, तो वहां पे राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, और दोनों के पास ताकत समान है। इसी प्रकार एक होती है बहुल कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव। वह क्या होता है, तो प्लूरल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है सर्वोच्च अधिकारी का जो पद होता है प्लूरल एग्जीक्यूटिव में, वह नाम मात्र का होता है, वह एकमात्र औपचारिक पद होता है। औपचारिक पद होता है अर्थात उसकी कोई विशेष महत्व नहीं है, ऐसा कोई नहीं लिखित महत्व है, वह एक औपचारिक पद है। और वहाँ पे जो राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं उसके प्रमुख एक नहीं बल्कि कई सारे होते हैं और उन सभी की शक्तियों समान होती है। जैसे स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका के एक प्रमुख सहित 7 सदस्य हैं। कितने हैं? एक प्रमुख सहित 7 सदस्य हैं। अब आवश्यक नहीं है कि एक प्रमुख के पास सारे पावर हो, पावर सारे के पास समान है, 7 के पास पावर एकदम समान है, बस उन्होंने एक प्रमुख को अपने मन से चयनित कर लिया ताकि देश का कोई एक प्रमुख बना रहे। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने समझा कि राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य क्या है, यह कैसे चलेगी, इसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने लोगों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद। हम लोग इसी तरह पॉलिटी के वीडियो के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।